ये प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 1/4 समेशन k इज इक्वल टू 0 to 10 sec 7 pi by 12 plus k pi by 2 sec 7 pi by 12 plus k plus 1 pi by 2। इसकी वैल्यू अपने को बतानी है और इंटरवल दिया हुआ है कि -π/4 से 3π/4 के बीच में ही इसका रिजल्ट होना चाहिए, मतलब इसी के अंदर इसी इंटरवल में ये बिलोंग करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस में करना क्या होता है। यहां पर एक्चुअल में इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से लिखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो इस क्वेश्चन का पोर्शन है, इस पोर्शन को अगर ध्यान से देखा जाए तो यही मेन अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, मेन जो काम करना है इस क्वेश्चन में वो यही पे करना है। यहां दिया हुआ है समेशन, यानी इस पूरे टर्म का, ये जो टर्म यहां पर लिखा हुआ है एक जनरल टर्म का फॉर्म है, के ऑलरेडी यूज है तो जनरल टर्म है यहाँ पे। तो इस जनरल टर्म का हमें समेशन निकालना है, कहां से कहां तक, k = 0 से लेकर 10 तक। और ये काम अगर हम लोग कर लेते हैं तो बाकी का प्रोसेस फिर देखते हैं क्या होता है। सेक इनवर्स 1/4 के साथ इसकी जो वैल्यू आएगी अटैच करके फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल तो हमें ये दिख रहा है कि पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं समेशन पे। कभी भी अगर अपने को समेशन अगर फाइंड करना हो तो समेशन फाइंड करते समय जनरली हम लोगों ने जब पढ़ रखा है सीक्वेंस सीरीज में कि हम उस सीक्वेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर वो नॉन सीक्वेंस है, नॉन सीक्वेंस मींस जैसे एपी, जीपी, एजीपी, इस तरीके के सीक्वेंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अगर उस तरीके का अगर सीक्वेंस है तो उसका सम निकालने के लिए अपने पास ऑलरेडी फार्मूले हैं। उसके अलावा भी सीक्वेंस सीरीज में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कभी भी अगर हमको सम निकालना हो तो एक प्रोसेस और हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे, डिफरेंस मेथड। ठीक है, डिफरेंस मेथड में क्या था, डिफरेंस मेथड में ये था कि हम लोगों को जिस भी टर्म का, जिस सीरीज का सम फाइंड करना है, जिस सीक्वेंस का सम फाइंड करना है, उसका हम एक जनरल टर्म लिखते हैं। ठीक है, जनरल टर्म मींस कोई भी nth, rth, pth कोई भी एक टर्म लिख लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं कि दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं। यानी एक तरह से बोला जाए तो उसको पार्शियली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और उन दोनों पार्ट के बीच में साइन किसका होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो एक उस जनरल टर्म को हम लोग दो जनरल टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं और उसी को आगे प्रोसीड करके अलग अलग 1 2 3 4 अप टू n वैल्यू रख करके और देखते हैं कि कुछ चीजें उसमें से कैंसिल आउट हो जा रही हैं। ऐसा ही कुछ हम लोग जनरली हर क्वेश्चन में सोचते हैं। कभी भी अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर समेशन का क्वेश्चन आए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी अपने को समेशन के इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, या सीक्वेंस सीरीज अलजेब्रा में भी इस तरह के समेशन के क्वेश्चंस आएंगे। तो समेशन के क्वेश्चंस में अगर आपका कोई भी नोन, यानी जो आप जान रहे हैं वो नोन सीक्वेंस अगर क्रिएट नहीं हो रहा है और कुछ इस तरीके के टर्म्स लिखे हुए हैं, तो वहां हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वो यही करते हैं कि हम लोग उस जनरल टर्म को दो जनरल टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, यानी दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग यहां पर इसका समेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि इसी की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो हम यहां सपोज कर लेंगे कि लेट, इसको t मान लेते हैं, t इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 to 10 sec 7 pi by 12 plus k pi by 2 into sec 7 pi by 12 plus k plus 1 by 2 pi। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें इसी का सम निकालना है। ठीक है, इसी का सम हमको फाइंड करना है 0 से लेकर 10 तक, यानी जो k है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 10 तक। तो ये एक तरह का जनरल टर्म है। अब हमारा एम हमेशा यही रहेगा कि हम इस टर्म को दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखें। तो थोड़ा सा हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसका हम आइडिया आपको देते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहां ध्यान देते हैं। अगर मान लो कहीं पर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हारे पास सेक आ गया और सेक आ गया, मान लो सेक x सेक y आ गया, तो यहां पर हम लोग इसको 1 अपॉन cos x और cos y का फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है,
दोनों नीचे कॉस आ गया, तो ऊपर अब हम क्या करते हैं कि ऊपर हम ऐसा एक टर्म लिखेंगे जिसमें ये दोनों जो आ रहे हैं, इन दोनों में से एक टर्म में एक इलिमिनेट हो जाए और दूसरे वाले टर्म में दूसरा वाला इलिमिनेट हो जाए। तो दोनों कॉस है, तो यहां पर ऊपर हम साइन जैसा कुछ बनाते हैं, ठीक है, साइन का फार्मूला फॉर्म करते हैं। तो यहां अगर हम मान लो साइन एक्स माइनस वाई लिख देते हैं जनरल एक मिनट के लिए, तो साइन एक्स माइनस वाई लिखा तो हमको साइन एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये साइन एक्स माइनस वाई अगर ओपन कर दोगे, ये साइन एक्स माइनस वाई यहाँ पर है, ये हम ऐसे ही जनरल एक आइडिया आपको दे रहे हैं वहां सोचने के लिए। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और यहां पर भी नीचे हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, और यहां पर भी नीचे हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। यहां पर तुम्हारा ये कॉस वाई और कॉस वाई, सॉरी कॉस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर बचा साइन एक्स बाई कॉस एक्स यानी टेन एक्स का फॉर्म बच गया, और यहां पर साइन वाई बाई कॉस वाई यानी टेन वाई का फॉर्म बच गया। अब देखो ये जो एक टर्म तुम लेकर के चले थे, ये दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में आ गया, ऑलरेडी ये वाला नंबर भी यहां पर आएगा। अगर मान लो कि यहां पर एक सेक होता और एक कोसेक होता, ठीक है, एक सेक और कोसेक होता, ऐसी कंडीशन में जब इसको डिनोमिनेटर में हम लिखते तो ये देता 1 अपॉन साइन वाई और कॉस एक्स, साइन वाई देता और कॉस एक्स देता। अब यहां पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर आपने ये साइन ही क्यों सोचा, हम यहाँ पे cos x माइनस वाई या cos x प्लस वाई भी तो सोच सकते थे। होता क्या उसमें डिफरेंस तो जरूर क्रिएट हो जाता cos x प्लस वाई लेते तो, लेकिन ये नीचे जो cos x cos y है, cos x प्लस वाई के फार्मूले में या cos x माइनस वाई के फार्मूले में दोनों cos एक साथ कैंसिल हो जाते और ये दोनों साइन वाला टर्म इस cos के साथ बच जाता, तो फिर हमारा ये टर्म लेंदी का लेंदी ही रह जाता। तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो दो नीचे टर्म है ना, ऊपर इस तरीके का कुछ हम सेटिंग यहां पर क्रिएट करें कि नीचे के दो टर्म में से एक बार एक से कैंसिल हो जाए, दूसरे वाले टर्म में दूसरा वाला कैंसिल हो जाए। तो जैसे अब यहां पर अगर तुम साइन वाला फार्मूला यूज करते हो, मान लो इस क्वेश्चन में अगर तुमने ये साइन एक्स माइनस वाई लगा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा cos x sin y वाला टर्म पूरा पूरा कट जाएगा और ये पूरा का पूरा बच जाएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में तुम cos वाला फार्मूला लगा दो, cos x प्लस वाई, तो यहां भी तुमको cos x प्लस वाई करना पड़ेगा। अब बोलोगे कि सर cos x प्लस वाई क्यों लिखे, क्योंकि cos में प्लस में माइनस आता है, cos के प्लस के फार्मूले में माइनस आता है और हमको यहाँ डिफरेंस में इसको कन्वर्ट करना है दो टर्म के। तो यहां पर 1 अपॉन cos x प्लस वाई रहेगा और ये ऊपर वाला टर्म यहां पे cos x cos y और माइनस sin x sin y अगर आया और नीचे यहां पर तुमको क्या मिला sin y cos x, तो एक बार जब इसके नीचे इसको करोगे तो तुम्हारा cos x कट जाएगा, cot y बचेगा, और इसके नीचे करोगे तो sin y कट जाएगा और 10x टाइप का कुछ बचेगा। देखो फिर दो टर्म के डिफरेंस में आ गया। लेकिन अगर तुमने यहां पर भी इसी तरीके से साइन लिख दिया होता तो ये प्रॉब्लम वहां पर आपको आती, आपको डिफरेंस नहीं बन पाता। तो यहां पर इस चीज को थोड़ा सा आपको इस तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर इस तरीके का समेशन आता है तो यहां पर जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग इस चीज को अगर देखें तो यहां भी सेक आया, यहां भी सेक आया। इसको हम लोग सबसे पहले तो एक काम करेंगे कि समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेके 10 1 अपॉन नीचे निकलेंगे cos 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2। हम लोग सेक और कोसेक में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते क्योंकि सेक कोसेक के प्लस माइनस के एंगल का फार्मूला हम लोग जनरली नहीं ध्यान में रखते हैं, हम लोग cos साइन और tan से ही काम करते हैं। तो cos साइन में कन्वर्ट कर लेने से फायदा होगा, ये हो जाएगा cos 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 बाई 2 पाई। ठीक है, अब देखो ये उसी की जैसा हो गया जो अभी समझाए थे, cos x इंटू cos y। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग एक काम करें और देखें तो ये एक एंगल है, यहां पर ये एक एंगल है। अगर हम ऊपर यहां पे साइन लिख दें और साइन में a माइनस बी या b माइनस ए वाला फार्मूला, तो इसमें से इसको माइनस करके देखो
यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है इस टर्म में से इस टर्म को अगर माइनस करेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, k पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल पाई बाई 2 बचेगा। ठीक है, यानी ऊपर अगर हम साइन पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या हम ऊपर अगर उसी रूल से जो अभी बताए 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 बाई 2 पाई माइनस, ठीक है, 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2, ये चीज अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि जिस चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करना है नीचे भी करना है। चलो इस चीज से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे हम मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि ये है क्या। तो हम जरा इन दोनों को सॉल्व करके देखें तो ये टोटल फुली सॉल्व करने पर क्या आ रहा है। अगर हम ये पूरी वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई कर भी देते हैं, चलो मान लो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिसॉल्व करने पर ये देगा क्या, तो ये देगा साइन पाई बाई 2, क्योंकि देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, k पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल पाई बाई 2 का टर्म बचेगा और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 ही लिखा हुआ है और हम इसको 1 के ही प्लेस पर लिखे भी हैं। ठीक है, ये ऊपर 1 था, 1 के ही प्लेस पे हमने इसको लिखा, तो ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डायरेक्टली हम 1 की जगह ये लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेकर 10 हो गया। अब ये साइन a माइनस b का फार्मूला, अब तुम इस पूरे को डिसॉल्व करके पाई बाई 2 मत लिख देना, क्योंकि हमें तो ये दोनों टर्म बचा के रखने हैं, तभी तो ये नीचे वाले से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा साइन 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2 साइन a माइनस b का फार्मूला, साइन a cos b 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2 माइनस cos a यानी cos 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू साइन 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2, यानी ये जो टर्म था साइन a माइनस b, उसको हमने साइन a cos b माइनस cos a sin b के फॉर्म में नोट कर लिया। अब यहां पर नीचे का जो टर्म है वैसे ही रख दो, ये नीचे वाला टर्म देखो हम डायरेक्ट एक दो स्टेप लिखेंगे, ठीक है, अलग से हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, एक दो स्टेप लिखेंगे, बोर्ड भी चूंकि छोटा है मिटाना पड़ेगा मुझे। तो यहां पर अगर हम इन दोनों टर्म से इसको डिवाइड कर दें अलग अलग, ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो हम दोनों को अलग अलग सेपरेटली लिख लेते हैं, cos 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2 इनटू cos 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2, और यहां भी डिवाइड कर देते हैं cos 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस k पाई बाई 2, और यहां पे cos 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक, दो टर्म के डिफरेंस नहीं होगा और ये दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ, देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या हुआ, इधर तुम्हारा ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास जरा देखना, तुम्हारे पास बचा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू 10, ऊपर ये साइन 7 और नीचे cos, देखो साइन cos, तो ये वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी 10 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस 10 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2। याद, अब जो तुम्हारा ये पूरा टर्म था यहां पर ये क्या हो गया, ये तुम्हारा दो टर्म के डिफरेंस में आ गया, और यही हम कोशिश करते हैं। क्या इसका फायदा होगा, ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग निश्चित किए होंगे, इसका फायदा क्या होगा वो देखो, इसका फायदा ये होगा कि अब अगर हमको t फाइंड करना है, यानी इसका टोटल अगर सम निकालना है, तो यहां पर हम k के प्लेस पर एक बार 0 पुट करें, एक बार 1 पुट करें, एक बार 2 पुट करें, और अब टू क्या पुट कर दें 10 पुट कर दें, तो क्या होगा जरा बताना,
टी की जो वैल्यू आएगी वो एक बार इसमें समेशन एक्सटेंड कर दो, खोल दो, समेशन खोलो, एक बार जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 10 7 पाई बाई 12, और तुमने के जगह जीरो पुट किया है तो प्लस पाई बाई 2 माइनस यहां पर तुम के जगह 1 पुट कर दो, सॉरी जीरो, तो हो जाएगा 10, शायद ये ऊपर वाला दिखाई ना दे रहा हूं हम उसको थोड़ा नीचे करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू समेशन एक्सटेंड कर दिया, यहां पे हो गया 10 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2 माइनस 10, यहां पर जीरो पुट कर दिया 7 पाई बाई 12 प्लस, अब यहां पे के प्लेस पे 2 पुट कर दो, 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 10 7 पाई बाई 12 प्लस यहां 2 पुट करोगे, अगर 1 पुट करोगे तो ये 2 पाई बाई 2 कितना आ जाएगा पाई, और माइनस 10, यहां पर अगर तुम 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2। इसी तरीके से आखिरी में तुमको 10 पुट करना है, के प्लेस पे 10 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 10 7 पाई बाई 12 प्लस 10 पुट करोगे तो 11 पाई बाई 2 आ जाएगा, 11 पाई बाई 2, और माइनस 10, यहां पर 10 पुट किया के प्लेस पर तो क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 12 प्लस 10 पाई बाई 2। अब इन सबको देखो, डिफरेंस फायदा क्या होता है डिफरेंस क्रिएट करने से डिफरेंस क्रिएट करने से फायदा होता है कि टर्म कैंसिल आउट होते हैं। देखो जैसे ये वाला टर्म यहां देख रहे हो, इससे कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ऐसे ही ये वाला टर्म इसके बाद वाली लाइन में कैंसिल होगा, और ये वाला भी टर्म इसकी पहली वाली लाइन में कैंसिल हो जाएगा, तो तुमको टी की जो वैल्यू मिलेगी वो बचा क्या, ये वाला टर्म बचा और ये वाला, तो तुम्हारे पास बच गया 10 7 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 2 माइनस 10 7 पाई बाई 12, ये अपने पास बचा। यानी ये जो t था, ये पूरा जिसको हमने समेशन को t माना था, इसमें ये समेशन का साइन हट गया, हमने इस पूरे का सम फाइंड कर लिया, ये इसका सम आ गया, ठीक है। अब यहां पर अगर t की वैल्यू आ गई, थोड़ा सा इसको और हम लोग डिसॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, बोर्ड हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 10, और ये 11 पाई बाई 2 जो लिखा हुआ है, और ये 7 पाई बाई 12 लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 2। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो शायद बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। देखो क्या लिखे, 7 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 2 है, तो 11 पाई बाई 2 तो ऐसे ही रह गया, जरा देखो 7 पाई बाई 12 को पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12 लिख सकते हो, दोनों को ऐड करके देख लो, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम कितना आएगा 12, और 2 6 जा 12 तो 6 पाई और पाई 7 पाई, तो 7 पाई बाई 12 को ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर माइनस, ये माइनस के बाद वाला टर्म ये देख लेते हैं, एक मिनट, ये लास्ट वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं इसमें, ठीक है। तो यहां तक शायद दिख रहा है, तो हम यहां पर इसको आगे बढ़ा देते हैं, लेट नोट कर देते हैं, तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 10, और 7 पाई बाई 2 को फिर से लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12, ठीक। अब देखो जरा इस पाई बाई 2 को और इस 11 पाई बाई 2 को आपस में ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 12 पाई बाई 2, यानी इसको हम 6 पाई लिख सकते हैं पाई बाई 12, और माइनस यहां तो ज्यादा ध्यान से देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है 1090 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा मतलब ये प्लस हो जाएगा, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 12, ठीक। यहां पर देखो 6 पाई प्लस पाई बाई 12, 6 पाई प्लस, समझ रहे हो ना, यानी ये क्या है 360 का मल्टीपल प्लस थीटा, तो 10 में 360 का मल्टीपल प्लस थीटा कितना हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 12 प्लस कॉट पाई बाई 12, ये t की वैल्यू आ गई। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू मिल जाए अपने को तो काफी अच्छा होगा।
तो 10 में तो हम प्लस माइनस का कुछ दिमाग नहीं लगा पाएंगे। हम लोग एक बार देखते हैं इसमें कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करके। इसको अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन बाई कॉस, ये कॉस बाई साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का कुछ करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 12 और प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 और नीचे हो जाएगा साइन पाई बाई 12 और कॉस पाई बाई 12। ऊपर वाली वैल्यू 1 हो गई, यानी जो t अपना आया इसको भी हम मिटा देते हैं। जो t अपना आया वो कितना आ गया वो देखो, जो अपने t की वैल्यू आई ना वो कितनी हो गई, ऊपर 1 हो गई और नीचे क्या हो गई, साइन पाई बाई 12 और कॉस पाई बाई 12। पाई बाई 12 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, लेकिन पाई बाई 12 का जस्ट डबल अगर कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पाई बाई 6 बन जाएगा और पाई बाई 6 की वैल्यू अपने को पता है। ठीक, तो इसको अगर हम पाई बाई 6 बनाना चाहते हैं, देखो ये साइन ए कॉस बी दिखाई दे रहा है, तो साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस ए दिखाई दे रहा है, तो साइन ए कॉस ए है। तो अगर हम इसमें ऊपर से 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर 2 और नीचे ये क्या बन गया, साइन पाई बाई 6 बन गया। 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 है। अब इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2/1/2 यानी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, यानी ये जो यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई देखो तो 4। और ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां ऑलरेडी 1/4 है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये हो गया सेक इनवर्स, हमारा जो प्रॉब्लम था सेक इनवर्स 1/4 ऑलरेडी था और उस समेशन जिसको हमने t मान रखा था उसकी वैल्यू 4 आ गई, 4 कैंसिल हो गया, सेक इनवर्स 1 आ गया। अब सेक इनवर्स 1 हमें लिखना है, सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो एक एंगल रिजल्ट देगा। सेक इनवर्स x क्या है, एक एंगल है और ये एंगल हमको लिखना किसमें, क्वेश्चन में दिया है कि आप इस क्वेश्चन का रिजल्ट इस इंटरवल में बताना, इधर उधर नहीं जाना है। अब इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू है जो सेक इनवर्स 1 देगी वैल्यू, तो सेक इनवर्स x का वैल्यू इसके बीच में कितना हो जाएगा, 0। तो 0 जो एंगल है 0 डिग्री वो इसके बीच में लाई करेगा, -π/4 से 3π/4 के बीच में 0 लाई करता है, यानी 0 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था इसका। इस क्वेश्चन में हमें मेन जो फोकस करना था वो किस पे करना था, समेशन पे फोकस करना था। और हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके के समेशंस कभी भी आए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, हर जगह हम यही प्रयास करेंगे। या अलजेब्रा के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहां भी ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें हमको एक जनरल टर्म को 2 टर्म के डिफरेंस में लिखने की कोशिश करनी है। और ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया डिफरेंस में हमको जो लिखना है उसमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम ऐसे 2 टर्म के डिफरेंस में बनाए उसको। यहां देखो क्या फायदा हुआ, हमने यहां पर इस जनरल टर्म को 2 टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में क्रिएट किया था, तो कुछ भी नहीं लिख दिया, ऐसा बना ये कि ये ऑलरेडी एक दूसरे से कैंसिल होता चला गया और हमको केवल 2 टर्म यहां पे जिंदा बच गया, बीच में माइनस आ गया, इसको हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं बना देना है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल बोल सकते हो इसको, थोड़ा सा बैठ के सोच सकते हो कि ऐसा कैसा डिफरेंस क्रिएट करें कि मेरा काम हो जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, तो सॉरी फॉर दैट, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, आप लोग के पास शायद सर क्वेश्चन ऑलरेडी होगा, तो क्वेश्चन हम ऐसे ही ओरल बोलते रहेंगे और डायरेक्टली एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूरा लिख देंगे तो मेरा बोर्ड जो है क्वेश्चन में ही इंगेज हो जाएगा। तो सीधे हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करें। तो जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है एक सर्कल C1। ठीक है, क्वेश्चन में एक सर्कल C1 दिया हुआ है, x² + y² = 9। क्वेश्चन में एक सर्कल C2 दिया हुआ है, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर = 16। और क्वेश्चन में एक सर्कल C3 भी दिया हुआ है, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। क्वेश्चन में एक वर्डिंग है, हम यहाँ पे इसका फिगर बनाते हैं।
क्वेश्चन में कह रहा है कि C1 और C2 ये दोनों एक दूसरे को X और Y पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो C1 जो हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। C1 का सेंटर तो ओरिजिन है और रेडियस इसकी 3 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3 0 आ गया। खैर इस पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। ये C1 सर्कल हो गया। C1, C2, C3 का चूंकि क्वेश्चन में कहीं पर एज ए लैंग्वेज यूज नहीं किया गया है, तो हम फिलहाल इस पॉइंट को, सेंटर को C1 से डिनोट कर देते हैं ताकि लगे कि ये C1 सर्कल का सेंटर है। ठीक, दूसरा जो सर्कल है ये जिसको दो पॉइंट पे कैपिटल X और कैपिटल Y पे कट कर रहा है। अब इस सर्कल को अगर हम बनाएंगे तो इस सर्कल का सेंटर देखते हैं 3 4 है। 3 4 इस सर्कल के बाहर लाई करेगा, कहीं यहां पे सेंटर होगा इसका, ये भी तो 3 0 है, तो x की वैल्यू 3 है, मतलब इसी लाइन पे होगा कहीं x = 3 पर और y = 4 पर होगा। ये 3 पे खत्म हो रहा है तो इसके ऊपर कहीं यहीं पर इसका सेंटर मिलेगा। ठीक, और ये जो दूसरा वाला सर्कल है ना C2, ये C1 को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक पॉइंट तो हमको लग रहा है कि शायद यही होगी, क्योंकि ये 3 0 पॉइंट इस सर्कल पे भी है और इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। यहां पर x के जगह 3 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 यानी 0 का स्क्वायर, और ये 0 - 4 16 = 16, तो 3 0 से ये भी पास कर रहा है और वो भी पास करेगा, तो एक तो पॉइंट यही हो जाएगा। दूसरा वाला भी पॉइंट कहीं पे होगा, हम लोग देख लेंगे बाद में। तो यहां पर हम लोगों ने थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं, यहां पे ले लिया, और अब ये जो है एक सर्कल यहां से, यहां सेंटर है सर्कल का और वो इस तरीके से जाएगा। कुछ देखना है जरा फिगर, या अलग कलर से बनाते हैं, दिखाई देगा। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहां से तो इसको टच करेगा और इस तरीके से कुछ सर्कल बनेगा हमारा C2। तो ये हमारा सर्कल C2 हो गया, इसका सेंटर कहीं यहां पर हम ले लेते हैं C2। C1 C2 एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट का नाम X बोला है और एक पॉइंट का नाम यहाँ पे Y है। चलो ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि ये जो सर्कल C3 है, ये C3 सर्कल इन दोनों सर्कल्स को टच कर रहा है। ठीक है, इन दोनों सर्कल्स को टच कर रहा है, और शायद क्वेश्चन में एक चीज और लिखा हुआ है कि C1 C2 C3 तीनों के सेंटर एक ही लाइन पर है, कोलिनियर है। तो मजे की बात हो गई है। अब अपने लिए थोड़ा सा कलर इसका और चेंज कर लेते हैं अगले सर्कल के लिए। थोड़ा सा फिगर इसका कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, तो फिगर से ही चूंकि क्वेश्चन भी सॉल्व होगा ये, तो थोड़ा हम लोग फिगर को ऐसा बनाएंगे कि हर चीज क्लियर दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर ये वाला जो C1 और C2 है, इन दोनों लाइन को अगर हम एक मिनट के लिए ज्वाइन कर दें, यहाँ हम C2 ले लेते हैं, इसका सेंटर C2 और इसका सेंटर हमने क्या ले लिया C1। तो बोला है कि जो दूसरा सर्कल है ना C3, उस C3 का सेंटर इसी लाइन पर है और वो इन दोनों को टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, कहां टच कर रहा है, तो M और N पॉइंट पर। कहां टच कर रहा है, M और N पॉइंट पर। तो M पॉइंट पर और N पॉइंट पर टच कर रहा है और सेंटर इसी लाइन पर है। ये डायमीटर का काम करेगा। ठीक है, और वो जो सर्कल बनेगा ना C3 वाला, वो सर्कल कैसे बनेगा, तो C3 वाला सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहां से स्टार्ट कर लो और इस तरीके से कुछ ऐसे करके और C3 वाला सर्कल क्रिएट कर लो। ये हमारा C3 बन गया। इसका सेंटर इसी पर कहीं होगा, कहीं पर होगा, आप देख लो, मान लेते हैं। अभी तो फिलहाल अपने को पता ही नहीं कहां होगा, तो हम यहीं पे कहीं मान लेते हैं कि ये क्या है, C3। तो सबसे पहले हमें जो केस मिला क्वेश्चन में, वो ये मिला कि सिंस C1 C2 C3 कोलिनियर है। C1 C2 C3 क्या है, कोलिनियर है। C1 C2 C3 हमने यहां पर सेंटर मान लिया। ठीक है, तो C1 C2 C3 यानी तीनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं वो कोलिनियर।
तीनों सर्कल के सेंटर अगर कोलिनियर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि mn हमारा इस बाहर वाले सर्कल का डायमीटर हो गया। तो यहां पर हम mn इज इक्वल टू इस सर्कल का डायमीटर है, रेडियस इसकी r है तो 2r लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को? अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां से ये वाली डिस्टेंस 4 है, ठीक है, यहां से ये वाली डिस्टेंस 4 है और ये कोऑर्डिनेट 3 4 है, ये इस वाले सर्कल का सेंटर था। और यहां से ये वाली डिस्टेंस 3 है, इस वाले सर्कल का रेडियस, और ये ओरिजिन है 0 0। अब अगर हमको ये डिस्टेंस 4 पता है, ये डिस्टेंस 3 पता है, और किसी ने अगर हमको C1 से लेकर C2 के बीच की डिस्टेंस बता दी, ये वाली डिस्टेंस अगर हमको पता चल जाती है, तो हम यहां पर इस 4 को, इस 3 को और इस डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल mn की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और ये वाली डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या है, ये ओरिजिन है और ये 3 4 है, तो 3 4 से इसकी डिस्टेंस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 25 अंडर रूट में, तो 5 हो गया। ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो गई 5। तो यहां पर जो 2r है इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, mc1 प्लस c1 c2, c1 से लेके c2 प्लस c2n। अब ये वैल्यू तो पता है 3, ये वैल्यू पता है 5, ये वैल्यू पता है 4, तो कितना हो गया 8 और 4 शायद 12। तो 2r की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी ये जो हमारा थर्ड सर्कल था अननोन या वेरिएबल सर्कल, यही एक सर्कल वेरिएबल है, तो ये जो वेरिएबल सर्कल था इस सर्कल का रेडियस अपने पास आ गया 6, ठीक। अब यहां पर एक काम और करते हैं, अगर इस सर्कल का रेडियस हमको पता चल गया 6 और हमको ये पता है कि इसी लाइन पर इसका सेंटर है, तो यहां से जहां ये टच कर रहा है इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी 6 होगी, या यूं बोल सकते हैं कि यहां से डिस्टेंस 3 होगी। तो हम ये बोले कि ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है C1, इस C1 से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर इस सर्कल का सेंटर होना चाहिए। क्यों? यहां से अगर 6 है, देखो यहां से भी ये 6 है और यहां से ये भी 6 है, तभी तो ये 12 आया। तो अगर यहां से ये C3 6 है, 6 है, तो यहां से यहां तक ये 3 निकाल दो, तो यहां से ये कितना होगा 3। यानी हम अगर बोले कि ये जो लाइन है अपनी, इसी लाइन पर सेंटर लाई करेगा, इसी लाइन पर सेंटर लाई करेगा और ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा, ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर। तो शायद हम लोग एक चीज पढ़े हुए हैं कि अगर कोई लाइन है, उस लाइन पर अगर कोई पॉइंट है x1 y1, स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़े होंगे, उस x1 y1 से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि सर इधर या इधर, तो दोनों तरफ निकाल लो। तो कैसे निकाला जाता है, तो निकालने का तरीका होता है, इसका कोऑर्डिनेट जो निकालते हैं, मान लो x y है या ये दोनों निकल जाएगा, तो x y का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं जरा बताना। x y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y1 प्लस माइनस r sin थीटा। डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो यहां पर, या ऐसे भी याद भी रखो अगर नहीं जानते हो, तो किसी लाइन में किसी पॉइंट से, किसी भी लाइन में किसी पॉइंट से किसी दी गई डिस्टेंस पर अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाते हैं। ये r क्या है, वो डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस चाहिए। x1 क्या है, वो पॉइंट है, x1 y1 जहां से डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन है कि सर ये थीटा क्या है, cos sin कहां से आएगा। तो ये जो लाइन है ना तुम्हारी, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा और उसी tan थीटा की मदद से cos थीटा और sin थीटा हम फाइंड कर लेते हैं। यानी अगर हमसे बोला जाए कि हम इस सर्कल का सेंटर निकालते हैं, ये जो बाहर वाला सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं, तो इस सर्कल का अगर तुम
सेंटर फाइंड करना चाह रहे हो तो तुम एक कॉन्सेप्ट यूज करो कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा और इसी लाइन पर होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो यूज कर लोगे, लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये हम कॉस साइन का क्या करें। कॉस साइन के लिए तो हमको इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो जाहिर सी बात है स्लोप चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो mn का इक्वेशन लिख लेंगे। ये चीजें आपको पता होंगी पैरामेट्रिक स्ट्रेट लाइन का। इतना आगे का क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है क्लियर होगा। फिर भी हमने यहाँ पर हिंट दे दिया। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ mn क्या होगा, स्लोप ऑफ mn, तो mn लाइन जो है वो कहां से पास कर रही है बच्चे, 3 4 से और 0 0 से, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका 4/3 हो जाएगा। यानी यही किसकी वैल्यू हो गई, यही tan थीटा की वैल्यू हो गई। tan थीटा की वैल्यू अगर 4/3 आ गई तो sin थीटा की वैल्यू 4/5 आएगी, पक्का है। cos थीटा की वैल्यू 3/5 आएगी, डेफिनेटली पक्का है। ठीक है, अब हम अपना काम कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, अब देखो हम ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा, और अगर इस सर्कल का सेंटर आ गया मतलब hk की वैल्यू मिल गई, और hk की वैल्यू मिल गई तो हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 1 है 2h + k टाइप का, देखो उसकी वैल्यू आ जाएगी अगर h और k मिल जाएगा। ठीक, तो काफी आसानी से निकाला जा सकता है इस तरह से। तो अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ points 3 unit distance from origin से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर, ठीक है, ऑन द लाइन, किस लाइन पर बच्चे, mn लाइन पर। तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, अभी हमने बताया था x1 ± r cos थीटा और y1 ± r sin थीटा। अब बोलोगे सर ये प्लस माइनस दोनों क्यों यूज कर रहे हो, बच्चे प्लस माइनस इसलिए यूज कर रहे हैं कि हो सकता है हमको m की भी जरूरत पड़ जाए, हो सकता है हमें इस m के कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़े, तो हम C1 पॉइंट से ओरिजिन से 3 यूनिट की इधर वाला भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, 3 यूनिट इधर वाला भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, hk तो अपना मिलेगा है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू तो ओरिजिन है, प्लस माइनस r कितना है जरा बताना, r दिया हुआ 3 यूनिट तो 3, और cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर 3/5 बताई थी, तो 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया 9/5, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये r की वैल्यू 3 है और sin थीटा की वैल्यू 4, तो प्लस माइनस 12/5, यही वैल्यू आ गई, सीधे लिखते हैं यही, तो प्लस माइनस 9/5 और प्लस माइनस 12/5। अब तो इतना कॉमन सेंस तो है अपने को कि ये वाला फिगर तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो m का जो कोऑर्डिनेट हुआ ना, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, m का कोऑर्डिनेट जो हुआ वो 9/5 और -12/5 हुआ, और जो C3 का कोऑर्डिनेट हुआ ना, जिसको हम लोग hk मान रहे थे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था hk सेंटर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू 9/5 और 12/5 आ गई। ठीक है, देखो ये C3 की वैल्यू आ गई, C3 की वैल्यू मतलब h और k की वैल्यू आ गई। अब तुम्हारे क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2h + k कितना होगा, शायद यही बोल रहा है, देख लो एक बार। हाँ 2h + k कितना होगा, तो 2h + k कितना होगा बच्चे जरा बताना। 2h की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है 9/5, तो हम सीधे इसको 18/5 बोल दें, और प्लस k की वैल्यू 12/5, दोनों ऐड कर दिया तो 30/5, यानी कितना आ गया 6 आ गया, यानी 2h + k की वैल्यू 6 आएगी। ऑप्शन में देख लो कौन सा 6 है, वो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। इसमें शायद इनकरेक्ट पूछा हुआ है, हम एक एक क्वेश्चन आपको बताते चल रहे, सबका रिजल्ट नोट करते रहो और सबको देख लेना किसका कौन सा ऑप्शन है, जो टैली कर गया वो सही है, जो टैली नहीं किया वो गलत हो गया। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर हम लोगों ने लगा लिया, और इस क्वेश्चन को लगाने के साथ साथ हमने बहुत सारी वैल्यूज भी फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस करते हैं, आगे क्या प्रोसेस है इस क्वेश्चन में। अब हमको इस क्वेश्चन में अगला जो काम करना है वो डिस्टेंस वाला, यानी कि ZW और XY,
जेड डब्ल्यू और एक्स वाई की लेंथ का रेशियो निकालना है। अब जेड कहां पे भैया, तो बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये वाई है, एक्स और वाई से होकर के जो जाने वाली लाइन है, ये लाइन इस सर्कल को जेड और डब्ल्यू पे कट करती है। ठीक, कहां पे कट करती है, तो जेड और डब्ल्यू पे कट करती है। अब हमको इस जेड डब्ल्यू की भी लेंथ निकालनी है और एक्स और वाई की भी लेंथ निकालनी है। ठीक, तो यहां पर हम लोग इसको मिटा दें, कोई कंफ्यूजन किसी को, चलो इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट काम की चीजें आई हुई है, वो हमने यहाँ पर अलग से नोट कर लिया। इस पूरे में यही एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया, रेडियस 6 आ चुकी है, वो भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि ताकि मिटा देने पे दिक्कत ना हो जाए। आर की वैल्यू 6 आ चुकी है, ठीक है। अब चलो इसको मिटा, यहां पे सॉरी फैन चालू रह गया था तो थोड़ा सा आवाज में हो सकता है कि दिक्कत गई हो, गर्मी काफी है साउंड प्रूफ के चक्कर में। तो यहां पर अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, पहले एक्स वाई की लेंथ निकालते हैं, ठीक है। एक्स वाई इस लाइन का लेंथ, इसका लेंथ निकालना है। तो जरा तुम बताओ इसका इक्वेशन निकाल सकते हो क्या, इस लाइन का इक्वेशन। तो क्यों इक्वेशन निकाल रहे हैं, अब देखो मान लो तुमको बोले कि एक सर्कल है, ये एक लाइन है, तुमको कोई बोले कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो हम लोग सर्कल में पढ़े हुए हैं कि इसके सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये वाली डिस्टेंस p मान लिया, इसका रेडियस r मान लिया। अब अगर हमको इसकी लेंथ निकालनी है AB की, इसको m मान लिया, तो AB की जो लेंथ होती है ना वो 2am होगी, इसके डबल होगी। और इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, तो इसकी लेंथ am की लेंथ निकालने के लिए अंडर रूट में r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कर लेंगे। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p कैसे मिलेगी, ये तो पता है, सेंटर तो सभी सर्कल का पता चल गया, लेकिन ये वाली लंबाई कैसे निकलेगी, ये कैसे निकलेगी, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा, तो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए लाइन का इक्वेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। बात समझ में आ गया क्यों लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वाई या जेड डब्ल्यू, दोनों तो एक ही लाइन है। अब एक्स वाई का इक्वेशन निकालो या जेड डब्ल्यू का इक्वेशन निकालो, वही है। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये लाइन कहां से पास कर रही है बच्चे, 3 0 से पास कर रही है, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। लेकिन यहां पर इस लाइन का स्लोप लिखना है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा। अब तुमको तो ये पता है ना कि ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये कॉमन कॉर्ड है। ये जो लाइन है ना जेड डब्ल्यू, ये कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन इस मेथड के अलावा भी हम निकाल सकते थे। हम कैसे निकालते हैं, इस सर्कल में से इस सर्कल को माइनस कर देते। कॉमन कॉर्ड पढ़े हुए हो, दो सर्कल का कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दो सर्कल है, एक सर्कल का इक्वेशन C1 है, एक सर्कल का इक्वेशन C2 है, और उसका कॉमन कॉर्ड निकालना है। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक फंडा अपने पास है, ऐसे भी निकाल सकते हो। यहां चूंकि हमको डायरेक्टली चीजें दिख रही हैं तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिससे सबको बात समझ में आएगी। जो वो कॉर्ड का नहीं भी जानता होगा इक्वेशन निकालने को, उसको भी बात समझ में आ जाएगी। तो यहां पर हम लोग इसका स्लोप तो जान रहे थे, इसका स्लोप अभी हमने निकाला था, कितना आया था 4/3। तो इसका उसके परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा -3/4 आ जाएगा। 4/3 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन का स्लोप कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, पक्का। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 9। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। ये आ गया इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन आ गया, ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक। अब हमको अगर x y की लंबाई फाइंड करनी है तो क्वेश्चन में फिगर थोड़ा सा हम अलग करते हैं। एक फिगर अपने पास ये है, ये वाला सर्कल, सेंटर इसका ओरिजिन पे है, ठीक। और ये वाली जो लाइन है ऐसे गई है,
ये क्या है x है और ये क्या है y है। इस लाइन का इक्वेशन पता है 3x + 4y = 9। ठीक, हमको इसकी लंबाई निकालनी है तो हम यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसका रेडियस हमको 3 पता है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हम थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन xy फ्रॉम ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जल्दी बोलो कितनी होगी, = हो जाएगी मॉड में -9/5 यानी 9/5। ठीक, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चे, 9/5 आ गई। अब हमको xy निकालना है। xy कितना होगा, इसका डबल होगा तो xy की लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ xy = 2 टाइम्स √, इसमें पाइथागोरस लगा दो 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 9/5 का स्क्वायर यानी 81/25। ठीक ये कितना हो गया 2 √ में ये 25 9 225 तो ये शायद हो जाएगा 225 और -81 144 आई थिंक। एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन जरूर से। ये हो जाएगा 12/5 तो 24/5 आई थिंक xy की वैल्यू आ गई, xy की लेंथ है। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम इस z और w की भी लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। अब z w की लेंथ कैसे निकालेंगे वो देखो। यहां पर भी कुछ जुगाड़ ऐसे ही टेक्निकली लगाते हैं। यहां पर क्या जुगाड़ लगाए, तो अगर z w की वैल्यू निकालनी है तो ये z और w किसका कॉर्ड है, ये z और w इस बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। तो यहां बड़े वाले सर्कल से खेल करेंगे। क्या खेल करेंगे, तो ये बड़ा वाला सर्कल मान लो बना लिया हमने, मान लो ये बड़ा वाला सर्कल बनाया। ये वाली लाइन हमारी कितनी है, z और w है। इसका सेंटर कहीं पर C3 है, सेंटर हमने C3 निकाल लिया। देखो यहाँ पे ये सेंटर निकल चुका है, ये सेंटर है 9/5 12/5। अब 9/5 12/5 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसकी रेडियस हमको पता है, निकाल चुके हैं, कितनी आई है 6 आई है, तो इसकी भी लेंथ आ जाएगी। चलो बात समझ गए। अब ZW निकालते हैं। क्लियर हो गया। तो ZW में क्या करेंगे डायरेक्ट लिखते हैं फिगर से। अब यहां से देख लो तो इस C3 से हमको इसकी लेंथ ZW की निकालनी है। तो ZW पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ C3 फ्रॉम ZW लाइन कितना होगा, तो लाइन तो पता है, लाइन का तो इक्वेशन सेम रहेगा, दोनों लाइन सेम है। तो ये कितना हो जाएगा 3 और इसका कोऑर्डिनेट कितना था 9/5 और 12/5। तो 9/5 और 12/5 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो 27/5 और प्लस 48/5 -9 और अपॉन 5 व्हाट में इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी 25। ये हो जाएगा तुम्हारा 40 20 60 70 75 और 45 75 45 मीन्स शायद 30 आ रहा है क्या, 75 माइनस 45 30 आएगा पक्का। ये कितना आ गया 6 आ गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी आ गई ZW की, कहां से, यहां से। अब हमको निकालना क्या है ZW की लेंथ। तो ZW की लेंथ कितनी हो जाएगी, ZW की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ZW की लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स √ में ZW जिस सर्कल का डायमीटर या कॉर्ड है उसका रेडियस कितना है 6 का स्क्वायर और माइनस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले नहीं सॉरी ये 6 नहीं आ रहा है, 6/5 आएगा आई थिंक। ये तो नीचे 5 रह जाएगा ना, ये 25 आएगा, 30/25 आना चाहिए आई थिंक, 6/5 आएगा। ओके, ये नीचे का 5 छूट गया था, ऊपर हमने नीचे वाला 5 छोड़ दिया था, नीचे भी तो 5 आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36/25 और यहां भी आ गया 36। अब इसमें से 36 कॉमन ले लेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 12 और √ के अंदर हो गया 24/5 √ में। तो ये 24 कितना हो जाएगा 4 6, तो ये 24 √6/5। ये वैल्यू किसकी आ गई ZW की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें निकालना क्या है जरा देखो, हमें क्वेश्चन में निकालना है लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ
एक्स वाई, ये हो जाएगा 24√6/5 अपॉन 24/5। देखो ये 24/5 एक्स वाई की लेंथ आई थी और ये 24/5 √6 आई थी इसकी, तो ये कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई √6। ऑप्शन में देख लेना √6 कहीं होगा, तो इस सेकंड वाला क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा √6। अब तीसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मिटा देते हैं। थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ काम की चीज अगर मिली होगी तो आपके पास तो है ही है। अब हमको कह रहा है कि एरिया का रेशियो निकालना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे वाले क्वेश्चन में एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया किसकी एरिया देखते हैं। क्वेश्चन हमने लिख रखा है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो वहां नहीं लिख सकते थे। एरिया ऑफ MZN, एरिया ऑफ MZN, एरिया ऑफ ZMW, ओके। अब MZN कहां पे है, M ये रहा, Z ये रहा, N ये रहा। MZN जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल की एरिया निकालनी है, ट्रेंगल की एरिया निकालनी है, ओके। तो इस ट्रेंगल की एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रेंगल की एरिया होती है 1/2 इंटू बेस। इस ट्रेंगल में हमने इस भाईजान को क्या मान लिया, बेस मान लिया, MN को, तो यहां हो जाएगा MN और इनटू ये Z और यहां तक का, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए P मान लेते, P कहीं यूज नहीं हुआ है, ये और ये तो इसका इंटरसेक्शन है, यानी ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली डिवाइड कर रहा है। तो जो ZW की लंबाई आई है ना उसका आधा, यानी हाफ ऑफ ZW। अब देखो जो ZW हमने निकाला ना उसकी जरूरत यहां पे पड़ेगी। और दूसरा वाला जो एरिया है वो किसका है, ZMW। कहां से मिलेगा भैया, ZM और W, ओके। तो ZM और W, अगर ये वाला ट्रेंगल अपन ले ले तो ZMW में एरिया निकालनी है, तो 1/2 बेस यहां पर ले लेते हैं किसको, ZW को, और यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस व्हाट, यहां M से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो अपने पास है ना, ये वाली डिस्टेंस तो अपने पास है, ये डिस्टेंस अपने पास है कि नहीं है, ये कितनी है, PM, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, PM। अब देखो ZW से ZW निकल लिया, 1/2 से 1/2 निकल लिया। अब इस PM को कैसे फाइंड करोगे जरा बताना। यहां पर ये PM का रिजल्ट कैसे निकालोगे, ये सारी वैल्यू तो पता है, MN की वैल्यू रख लो, MN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M और N पता है ना, MN 2R के बराबर था, तो MN की वैल्यू 12 हो गई और नीचे 2 से कट के ऊपर हो गया 6। और PM, P से लेके M तक की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, कहां से निकालोगे PM को, PM कितना होगा, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है ना हमने अभी निकाली थी ना बच्चे, यही ना P, देखो C1P पता है और MC1 पता है, हम यहां PM को क्या लिख सकते हैं, PM के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, MC1 प्लस C1P, बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, केवल इस PM के प्लेस पर। तो MC1 कितना है, MC1 की वैल्यू तो 3 है, और बोलो, और C1P बोलोगे ये कहां से निकला, तो अभी थोड़े देर पहले देखो हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें ओरिजिन से इस XY की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी क्या, ये परपेंडिकुलर, ओरिजिन से हमने ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकाली थी, तभी तो XY की लेंथ निकली थी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो जरा कितना आया था, कॉपी में पीछे अभी नोट कराए थे, शायद 9/5 आया था, देख लो एक बार गौर से, कितना आया था, 9/5, देख लेना कितना आया था। तो ये कितना हो जाएगा 15, ऊपर तो ये 5 चला गया तो हो गया 30, और नीचे हो गया 15 और 9, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 15 और 9, देख लो एक बार इसको कैलकुलेट करके, तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24, 6 पचे 30, 5/5, ये एक आंसर आ गया। अब इसका चौथा क्वेश्चन जो है वो देखो, वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस M पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींचा, देखो M का कोऑर्डिनेट अपने पास है -9/5 और -12/5, बोला है कि इस पर जो टेंजेंट हमने खींचा ना, ये जो टेंजेंट है ये ऑलरेडी
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा वाई पर भी टेंजेंट है। ओके, वेरी गुड। तो हम पहले इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। ये टेंजेंट कहां से पास कर रहा है? यहां से पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? y प्लस 12/5 इज इक्वल टू, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब बोलोगे कि सर इसका स्लोप कैसे पता चलेगा? तो भैया मेरे mn का स्लोप पता है ना, और mn क्या है? इस बाहर वाले सर्कल का डायमीटर है। ये डायमीटर वाले सेंटर से पास करके जा रहा है, और ये टेंजेंट लाइन अगर है तो टेंजेंट लाइन डायमीटर पे या रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, तो इसका स्लोप अगर 4/3 है तो ये -3/4 हो जाएगा, और x प्लस 9/5 होगा। और भी तरीका है टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का आपके पास बहुत सारा तरीका है, ठीक है। ये दो सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है। तो दो सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली किसी पॉइंट पर टच करते हैं, मान लो एक सर्कल है S1 और एक सर्कल है S2, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली अगर टच करते हैं ना, और उसके कांटेक्ट पॉइंट पर अगर कॉमन टेंजेंट खींचना होता है, तो वो कॉमन टेंजेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इन दोनों सर्कल के इक्वेशन S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 कर लिया जाता है। तो ये भी अपने पास प्रोसेस पता है। खैर, हमने चूंकि पॉइंट निकाल लिया है तो हम उसका फायदा उठा रहे हैं। नहीं निकाल पाए होते तो वो भी जुगाड़ कर सकते थे। अब तो अपने पास इक्वेशन भी आ गया। हमको लगता है कि बैठ करके यहाँ वैल्यू रख करके और घटाएंगे, चूंकि इस पर से मिटा भी चुके हैं तो वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा। खैर, आप लोग देख लीजिए, 5y प्लस 12 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू -3 5x प्लस 9। आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, ये किसका इक्वेशन आया? इस लाइन का इक्वेशन आया। गर्मी बहुत है, सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं हम इसको। अब इसमें यहां पर x स्क्वायर माइनस 8 अल्फा y, इस पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? तो शायद आप पढ़े होंगे कि पैराबोला में टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और जहां c की वैल्यू माइनस am स्क्वायर होती है। पढ़े हो क्या? याद आ रहा है क्या? ये नीचे वाला दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है, वेरी गुड। तो y बराबर mx प्लस c लाइन अगर इस टाइप के पैराबोला पर टेंजेंट है, तो कंडीशन होती है c इज इक्वल टू माइनस am स्क्वायर। ठीक है, a मतलब क्या? ये किसकी बात हो रही है? x स्क्वायर बराबर 4ay, जो पढ़े हुए हो। ये भी पढ़े होगे शायद, उससे याद आ जाए। y स्क्वायर बराबर 4ax, एक पैराबोला पर y बराबर mx प्लस c लाइन टेंजेंट कब होगी? जब c की वैल्यू a/m होती है। याद आया? यहां अगर माइनस रहेगा तब क्या होगा? तो माइनस a/m होती है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पर y बराबर mx प्लस c कब टेंजेंट होगा? जब c माइनस am स्क्वायर होगा। और x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay पर टेंजेंट कब होगा? जब c प्लस am स्क्वायर होगा। तो कंडीशन तो पता चल गई। अब हम इस पैराबोला के लिए एक टेंजेंट का इक्वेशन अपने मन से भी लिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो नोट कर लिए हो। इस पैराबोला अपने पास क्या है बच्चे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ी देर के लिए 4 कर लेते हैं, इसको 2 अल्फा वाई कर लेते हैं। एक की जगह 2 अल्फा आ गया। इस पर y बराबर m लिख लो, mx प्लस c टेंजेंट कब होगा? जब c की जगह क्या हो जाएगा? माइनस am स्क्वायर। तो चलो लिखते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y, m की वैल्यू तो पता है, स्लोप वही लाइन है तो स्लोप तो वही रहेगी, तो -3/4x, और c की वैल्यू माइनस am स्क्वायर। a कितना है? a की जगह 2 अल्फा लिखा हुआ है, तो 2 अल्फा, और m स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर, मतलब क्या? 9/60। मतलब y इज इक्वल टू -3/4x माइनस, ये कैंसिल हो गया, 9 अल्फा/8। ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। ये कौन सा टेंजेंट का इक्वेशन आया? पैराबोला का। और हमने सर्कल पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख रखा है बच्चे? जरा देखना ध्यान से, क्या लिख रखा है? y बराबर, इसको हम थोड़ी देर के लिए उधर लेते जाते हैं, तो y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 9/5, है ना, और -12/5। ये हमने निकाला
और ये भी हमने निकाला, बोला है दोनों सेम है, यानी ये जो टेंजेंट का इक्वेशन हमने निकाला यही इस पैराबोला पर भी टेंजेंट है, तो दोनों लाइन आइडेंटिकल हो गई, आइडेंटिकल हो गई तो कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने से पहले थोड़ा इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, y इक्वल टू -3/4x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 27/20, देखो 9 त्रिक 27, 27 और 4 पंजे 20, 20 माइनस 12/5। अब हमें देखो ध्यान से, ये वैल्यू सेम आ गई दोनों जगह, ये सेम आ गई दोनों जगह, तो ये वाला रिजल्ट इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चे, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि 9 अल्फा/8 की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 20, ये कितना हो गया 27 और ये कितना हो गया 48, 5 चौके 20, 12 चौके 48, ओके। अब 9 अल्फा/8 इज इक्वल टू ये 5 और ये 75/20, पता नहीं 9 अल्फा/8 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं होगा तो देख लीजिएगा, गर्मी बहुत है। फैन बंद करके रिगार्डिंग में जो है सफोकेशन होना शुरू हो गया है, बट कंप्लीट करते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दिया, 5 से आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, तो 5 चौके 20 और 5 और 15, अब ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 और ये 5, 3 3 9, 3 5 जा और ये 2 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया 10/3, अल्फा की वैल्यू 10/3 आ गई। तो चौथे वाले क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया बच्चे 10/3, ठीक है। अब इसमें जो चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पर बताया ना, चारों का रिजल्ट हमने निकाल दिया, अब आप क्वेश्चन पढ़ के देख लेना कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे रोको, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। ये क्वेश्चन और है इसमें व्यवस्था है, यहाँ पर ये समेशन के क्वेश्चन के जैसा है, ऑप्शंस इसमें 3-4 दिए हुए हैं, देखो फिर हम जो है मोबाइल से क्वेश्चन देखें और ऑप्शन नोट करना भूल गए, खैर कुछ है मेमोरी में। तो यहाँ पर भी हमको समेशन ही फाइंड करना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग समेशन पे किए, समेशन के क्वेश्चंस में हमने क्या बताया कि जनरल टाइप का टर्म अगर रहता है तो हम उसको डिफरेंस में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन ए साइन बी सेक रहता है या कोसेक रहता है तो डिनोमिनेटर में ले जाके सोचते हैं, ऊपर ही साइन दिया हुआ है। साइन ए साइन बी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता, हम लोग जानते हैं कि 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला आई थिंक cos a minus b minus cos a plus b होता है, क्या होता है ना, हाँ। तो यहाँ पर ये दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में तो ऑलरेडी हो गया ना, तो हम लोग इसका इस्तेमाल ऊपर कर सकते हैं, ये ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट में। नीचे वाले के बारे में सोचो, इसमें हमको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 है नहीं, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने में एक चीज दिखने लगी, क्या दिखने लगी, 2 sin स्क्वायर अल्फा टाइप का कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 sin स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos 2 अल्फा होता है, क्या होता है ना जी, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो नीचे वाला भी डिफरेंस फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं ये दोनों हमारी कितनी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ fn की वैल्यू ऊपर वाले को एक्सटेंड कर दो, समेशन लगाया k इज इक्वल टू 0 टू n, इसको एक्सटेंड कर देंगे तो क्या आएगा ये फार्मूला, तो होगा cos a माइनस b। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये छोटा, हालांकि cos है, cos में बड़े छोटे से मतलब नहीं होता, a माइनस b b माइनस है, दोनों सेम ही होगा cos में, फिर भी cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, फिर भी हम घटा लेते हैं a माइनस b, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखना जरा, एलसीएम तो सेम हो जाएगा आई थिंक k प्लस 1 और k प्लस 2, तो पाई बाई n प्लस 2 आना चाहिए, एंड माइनस cos, दोनों भाई को जोड़ दो, दोनों भाई को जोड़ोगे तो आई थिंक 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 पाई आना चाहिए, ओके। और नीचे वाले की कहानी कैसी है, नीचे वाले की कहानी तो 1 माइनस cos 2 है, तो यहाँ पर समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos और 2 अल्फा, यानी ये अगर अल्फा है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 2k प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 2, बाद में देखते हैं। अब एक चीज देखो जरा,
ये वाला टर्म के पर डिपेंड नहीं कर रहा है और ये वाला भी टर्म के पर डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड कौन कर रहा है? ये वाला टर्म के पे डिपेंड कर रहा है और ये वाला टर्म के पे डिपेंड कर रहा है। समेशन का एक रूल है, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि समेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली। समेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं समेशन को। समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पर समेशन लिखा, यहां पर समेशन मतलब ये कांस्टेंट है, थोड़ा हम जगह बचाने के चक्कर में डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये कांस्टेंट है, के पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम जानते हैं कि समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n, अगर यहां कोई कांस्टेंट है तो इसी कांस्टेंट को ही n टाइम ऐड कर दिया जाता है, तो इसका रिजल्ट n के हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये कांस्टेंट है और 0 से लेकर n तक यानी n+1 टाइम ऐड करना है, तो इसका रिजल्ट तो सीधे सीधे हो जाएगा। कितना हो जाएगा जरा बोलना? तो इसका रिजल्ट हो जाएगा n+1 टाइम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब cos π/n+2। चलो बच्चे माइनस, यहां तो छुटकारा नहीं मिलने वाला, यहां तो ये समेशन पकाएगा अपने को। खैर लिख लेते हैं, देखते हैं क्या कर पाता है। तो ये समेशन लग गया cos 2k + 3/n+2π। आगे देखते हैं, ये चलो थोड़ा सा डायरेक्ट के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा, एक दो लाइन तो लिखना पड़ेगा ना। अच्छा क्वेश्चन है। अब इस 1 को 0 से लेकर n तक, अब 0 से लेकर n तक किसको ऐड करना? 1 कांस्टेंट है, इसमें समेशन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके साथ तो आएगा तो माइनस हो जाएगा। समेशन k = 0 से n cos 2k + 1 π/n+2। ठीक है, यहां पर 1 को अगर n+1 टाइम, देखो n+1 क्यों आ रहा है पता है ना, या n+1 क्यों आया? ये 1 से लेकर n तक जितने बार जोड़ना है उससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये n टाइम्स ऐड करना था तो n क्या आया? ये 0 से n है मतलब n+1 टाइम करना है, मींस यहां पर n+1 हो गया। अब देखो भैया अब खेल यहां से शुरू होगा। अब खेल जो भी करना है ना इन्हीं दोनों में करना है। ये दोनों तो बेचारे ऐसे ही ठंडे हो गए, n का हमको फंक्शन मिल गया, उस पे चर्चा बाद में अपन करेंगे। यहां पर देखो इसका क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा चलो देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है fn = n+1। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आई थिंक सबको याद होंगे, फिर भी फार्मूला तो हम यहाँ बताएंगे, कर्तव्य बनता है अपना। ये क्या लिखा हुआ है? k के प्लेस पे 0 लिखोगे तो 3π/, कितना हो जाएगा cos, चलो इसको ब्रैकेट में लिख लो, समेशन खोल देते हैं तो कुछ दिमाग काम करेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 3π/n+2 प्लस cos 5π/n+2। अपना देखते रहना, ऐसा ही कुछ आता है। और नीचे हमें और दूर तक दिख गया, आप भी देख लो। और नीचे क्या है भैया? नीचे तो यहाँ n+1 है, वेरी गुड। माइनस इसका भी समेशन ओपन कर देते हैं, k की जगह 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा cos 2π/n+2 प्लस cos 1 रखेंगे तो टूट जाएगा 4π/n+2 प्लस cos। अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात तो अच्छी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखना तो जानते हो क्या आएगा? अगले वाले में 7π/n+2 आएगा, मतलब जो एंगल है ना ये AP में है। 3π/n+2, 5π/n+2, 7π/n+2, 9π/n+2, एंगल किस में चल रहा है बच्चे? AP में चल रहा है। नीचे वाले का एंगल 2π/n+2, 4π/n+2, 6π/n+2 किस में चल रहा है? किस में चल रहा है? ये भी तो किसमें चल रहा है? AP में चल रहा है। ठीक है, अब अपने पास एक बहुत अच्छा तरीका है, अपन जानते हैं cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस cos अल्फा प्लस n-1 बीटा, इसका सम, इसका समेशन। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो एंगल्स हैं वो AP में है कि नहीं है? ठीक है, इसका फार्मूला थिंक होता है sin n बीटा/2 अपॉन sin बीटा/2 cos अल्फा प्लस n-1 बीटा/2, ऐसा ही कुछ फार्मूला होता है। अगर ये साइन में होता ना सारा एंगल यही रहता और cos के जगह साइन होता तो यहाँ भी cos के जगह साइन लिखते, बाकी सब कुछ सेम रहता। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमको लगता है सबको पता होगा। ये जो ऊपर वाली सीरीज लिखी हुई है इसको देखो, इसको जरा इससे कंपेयर करो, इसको अगर हम इससे कंपेयर कर दें तो ये क्या है? अल्फा कितना है? 3π/n+2 है। बीटा कितना है? इसका डिफरेंस तो 2π/n+2 है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं?
ये तुमने समेशन कहां से कहां तक निकाला था, 0 से n तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n+1 टर्म है, तो ये भी ध्यान में रखना। चलो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ अपन का fn कितना आ जाएगा, n+1 और cos π/n+2 माइनस, इसमें फार्मूला लगाओ, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन n की जगह क्या लिखेंगे, n+1 और बीटा कितना है, ये है, हमको β/2 चाहिए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, π/n+2 और नीचे क्या होगा, साइन β/2 मतलब π/n+2 और यहाँ cos अल्फा की वैल्यू पता है, ठीक है, यहां से जगह थोड़ी सी इधर दिक्कत करेगा, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, cos अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 3π/n+2 और यहाँ फार्मूले में n-1 होता है, जब n टर्म का सम निकालते हैं तो n-1 लिखते हैं, तो n+1 टर्म का सम निकालना है तो n लिखेंगे, तो यहाँ n होगा n और β/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/n+2 अब डिवाइडेड बाई, नीचे वाले के बारे में सोचो, नीचे क्या है, n+1 है और माइनस, इसका भी सम निकालो इसी फार्मूले से। अब इसमें अल्फा कितना है, इसमें ये अल्फा है और बीटा तो यही रहेगा, अल्फा बदल गया, अल्फा कितना हो गया, 2π/n+2, चलो इस फार्मूले में पुट करो, क्या हो जाएगा, साइन n β/2, n तो रहेगा n+1 n की जगह और β/2 बीटा वही है, तो ये रिजल्ट तो सेम रह जाएगा, तो π/n+2 अपॉन साइन π/n+2 और cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू चेंज हो गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2π/n+2 प्लस nπ/n+2, ठीक। अब आगे देखते हैं, मिटा दे रहे हैं, कहीं पर अगर गलती से मिसप्रिंट हुआ, कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ ना, तो फिर दोबारा करना पड़ेगा और अब दोबारा नहीं करने वाले, इसलिए ध्यान से देखते चलिए, कहीं मिसप्रिंट आया होगा, कहीं पे मिस्टेक होगा अगर कैलकुलेशन में, हम बोल देंगे अपना पीछे से जाके मैच करो, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पर देखो कुछ दिखाई दे रहा है क्या, अपने को कुछ ही नहीं है, कुछ भी अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ भी n+2, यहाँ भी n+2, यहाँ पे n, यहाँ पे पाई, ये पाई, अच्छा इसको लिख सकते हैं, एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, n+1 और cos π/n+2, ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस इस ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को साइन, इस n+1 को n+2 -1 लिखते हैं, यहाँ n+2 -1 लिखेंगे तो n+2 से n+2 कैंसिल होकर के बचेगा पाई और -1 वाला जो टर्म आएगा वो बचेगा π/n+2 और नीचे भी इसके कितना है, साइन π/n+2, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, ये cos है, यहाँ देखो n+3 पाई आ रहा है, n+3 आ रहा है, तो इसको n+2 + 1 कर ले, n+2 वाला हो जाएगा पाई, तो ये जाएगा cos π/n+2, समझ रहे हो ना, ये क्या लिखा हुआ है, n+3 पाई और नीचे n+2 है, तो n+3 को n+2 + 1 कर दें, n+2 एक साथ ले लें और जो 1 अलग किए उसको 1/n+2 एक अलग कर लें, तो वही π/n+2 और पाई आ गया। ये काफी मदद करेगा हमारी इस क्वेश्चन में। अब यहाँ नीचे का टर्म कितना है, n+1 और माइनस, ये क्या हो रहा है, तो ये तो सेम है, इसमें तो अपन दिमाग ही नहीं लगाएंगे, यही चीज छाप देंगे। और ये छापना क्या है, जरा देखो ना, साइन π - थीटा साइन थीटा होता है ना, तो ये ऊपर वाला भी क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला लिखा है साइन π/n+2 और नीचे वाला भी क्या लिखा हुआ है, साइन π/n+2 और cos के बारे में सोचते हैं। यहाँ तो ये लो, ये तो खेला हो गया, तो n+2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे पाई आ गई। ये तो भैया अपना खत्म हो गया, ये भी आपस में निपट गया। अब बचा कितना, fn की वैल्यू ये बच रही है और ये कितना है, कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, ये cos π + थीटा, cos π + थीटा मींस माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा n+1 cos π/n+2 प्लस
cos पाई प्लस, सॉरी ये तो पाई हट गया, ये प्लस आ गया, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस cos पाई बाई n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, और इसकी वैल्यू माइनस 1 होती है, ये माइनस को प्लस कर लेगी, मतलब ये प्लस 1 2 हो गया। एफटी इन दोनों को कॉमन ले लेते बच्चे, तो यहाँ ऊपर भी n प्लस 2 आ गया, कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 और यहाँ n प्लस 1, n प्लस 2, नीचे भी n प्लस 2, बचा cos पाई बाई n प्लस 2, ये वैल्यू fn की आ गई, ये दोनों भाई निपट गए, और fn की वैल्यू आ गई cos पाई अपॉन n प्लस 2, एंड नाउ आई हैव नो एनर्जी। ठीक है, गर्मी बहुत है, फैन चलाया है हमने, सॉरी उसके लिए, थोड़ी सी साउंड में डिस्टरबेंस हो सकता ही हो, बट इसी से चेक कर लो आप, जो भी चेक करना है। रेगुलर पेन टाइप से जब क्लासेस चलेगी, या रेगुलर अगर इस तरीके से डाउट बताने होंगे, तो या तो एसी रूम में इसको शिफ्ट करेंगे, या तो फिर साउंड प्रूफ कुछ कमरा का व्यवस्था करेंगे। तो फिलहाल तो ये आ गया। अब क्वेश्चन जो था अपना, जो ऑप्शन था, ऑप्शन जरा देखना, क्वेश्चन कहाँ चला गया, ऑप्शन क्या क्या था। पहला ऑप्शन क्या था, देखो पहला ऑप्शन था अल्फा का वैल्यू cos, और वो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, वहां पर ये वाला फार्मूला लगा लो। आई थिंक वैल्यू तुम्हारी अल्फा की देखो उससे आ रही है 10 पाई बाई 8 ना, फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं, चेक करो। अल्फा की वैल्यू 10 पाई बाई 8 आ गई। एक चीज हम जानते हैं, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू अपन नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि 10 टू 2 थीटा की वैल्यू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, पक्का। अब tan 2 थीटा मींस क्या, अगर हम थीटा की जगह पाई बाई 8 लिखें तो ये तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 tan पाई बाई 8, और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8, और पाई बाई 8 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा, तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा वाला f4 की वैल्यू निकालनी है भैया, मेरे n की जगह 4 लिख दो, n की जगह 4 लिख दोगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा, और पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है। अगले क्वेश्चन में देखो, sin 7 cos इनवर्स cos पाई बाई 7 हो जाएगा, cos इनवर्स के अंदर f है ना, f5, तो वहां पर इसकी वैल्यू रखो, cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा, इनवर्स है, और वैल्यू आ जाएगी सीधे कितनी, 7 7 कैंसिल होगा ना, हाँ 7 7 भी कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू आई थिंक बच जाएगी sin पाई, देख लेना। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fm, करते हैं। ओके, थैंक यू।